अब दबंग व्यक्ति तो दबंग होता है, कभी कभी तो फायदेमंद होता है, कभी कभी वो विकास भी बन जाता है। फिर आपको उसका मर्डर करना पड़ता है, एनकाउंटर करना पड़ता है। करने के बाद ही इन्होंने लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में विभक्त कर दिया है, उनकी एकता को तोड़ दिया है। दौर यह है कि अगर इस वक्त भगवान राम भी आज चुनाव लड़ने निर्दलीय तो शायद उनको वोट ना करें। जनता पार्टियों के नाम पर जिसको भी टिकट मिल जाता है उसको वोट देने लगती है। और आजकल जो माहौल चल रहा है देश की राजनीति में, फिरका परस्ती और जो है धार्मिक उन्माद का माहौल पैदा कर ये पॉलिटिक्स चल रही है, तो उनका सियासी गणित है। उन्होंने सोच लिया है कि भाजपा है तो हिंदू वोट मिलेंगे, सपा है तो मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। ये ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है, इससे कभी भी राजनीति में अच्छे लोग चुनकर आ ही नहीं सकते। और जब तक अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे तब तक जनता की समस्याएं और जनता से जो सौहार्द है, विकास है, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि वो तो वोट पाते हैं पार्टियों के नाम पर और उसके बाद वो एसी कमरों में बैठ जाते हैं, जनता से कोसों दूर हो जाते हैं। जनता उन्हें ढूंढती रहती है, वो हाथ नहीं आते, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। अब ये जनता को करना होगा कि वो धार्मिक उन्माद के तहत वोट करेगी या फिर जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, ज़िले के मुद्दे हैं, उन पर वोट करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सक्रियता बहुत ज़रूरी है। आप नवाब हैं तो 1947 में ये नवाबी सब लोगों की एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो चुकी है। आप ख़ुद को खुद नवाब कह सकते हैं। आप ये कहें कि जनता आपको नवाब समझे, ये असंभव है। और आप जो कह रहे हैं कि नवाब हैं, मैं नहीं कहता वो नवाब हैं। जैसे भारत के दूसरे नागरिक हैं वैसे वो हैं। तो अपनी इमेज आपको बचा के रखनी चाहिए और जनता के काम आना चाहिए। जब तक काम नहीं आएंगे, आप कितने भी बड़े, कितने भी पैसे वाले लोग हैं, जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप काम नहीं करेंगे, जनता के काम नहीं आएंगे, बार बार अपना चुनाव क्षेत्र बदलेंगे, तो ये कब तक चलेगा? नंबर एक। नंबर दो, अब उनकी राजनीति का जो खालीपन था वो सपा के मोहम्मद आज़म खां साहब ने भर दिया है, तो लोग उनकी तरफ झुक गए हैं। हालांकि ये भी सपा की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, रामपुर चूँकि मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, शहर है, इसकी वजह से झुकाव आ गया, तो नवाब साहब के पास लोग नहीं बचे। नवाब साहब बेचारे कोशिश बहुत कर रहे हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं, लेकिन ऐसे उनकी इमेज ख़राब हो रही है। जब तक वो एक आम आदमी की तरह सड़कों पर जनता के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, वो नेता नहीं बन पाएंगे। और अपने मियाँ मिट्ठू तो कोई बन सकता है, नवाब वो खुद बन सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने देश के लोगों की जो साइकोलॉजिकल मेंटलिटी है उसके बारे में खूब स्टडी की है। स्टडी करने के बाद ही इन्होंने लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनमें विभक्त कर दिया है, उनकी एकता को तोड़ दिया है। अब वो जानते हैं कि पब्लिक जो है वो या तो हमें वोट करेगी या दूसरी पार्टी को वोट करेगी। ठीक है, तो निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं, दौर यह है कि अगर इस वक्त भगवान राम भी आ जाएं चुनाव लड़ने निर्दलीय, तो शायद जनता उनको वोट ना करे। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राम को मानने वाले भी राम को वोट ना करें चुनावों में। ये सिर्फ धार्मिक उन्माद और पोलराइजेशन की वजह से हुआ है। अब
ये तब तक चलेगा जब तक आप जनता को जागरूक नहीं करेंगे। मैं चुनावी इसलिए लड़ रहा हूँ कि पार्टीगत पॉलिटिक्स बहुत हो चुकी देश के अंदर। अब निर्दलीय अच्छे उम्मीदवारों को भी मैदान में आना चाहिए, उनकी राजनीति को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, वरना ये तो वेटरन कैंडिडेट्स ही लाते रहेंगे, यूथ को कभी मौका ही नहीं देंगे, कभी वो चुनकर संसद जा ही नहीं पाएगी, असेंबली में जा ही नहीं पाएगी। तो यूथ को आगे आए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे डिपेंड ना रहे, बल्कि अपनी जगह खुद बनाए। आज मेरी तरह मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ फ़कत इस मैसेज को देने के लिए लड़ रहा हूँ कि अब जिला पंचायत का चुनाव होता है, 50 उम्मीदवार एक वार्ड से लड़ते हैं, प्रधानी का चुनाव होता है, 50-50 उम्मीदवार होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें भी 15-20 उम्मीदवार होते हैं। ये चुनाव तो बहुत ईजी है, इसमें तो इतना खर्चा भी नहीं है, तो 40-50 उम्मीदवार होते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कभी उम्मीदवारों के मुंह ताकती, कभी जनता के मुंह ताकती, और बेशक उनमें से ही कोई जीतता। फिर देखिए, मैं कहूँगा कि जब आप अच्छे लोगों को चुनकर ही नहीं भेजेंगे, बाहुबली और इस टाइप के माफिया टाइप के लोग संसद में बैठेंगे, तो वो संसद और विधानसभाओं में बैठेंगे तो वो उसी तरह का प्रशासन भी लाएंगे। और प्रशासनिक जो अमला है वो अब जी हुजूरी में मशगूल हो गया है। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डीएम है या एसपी है, इनकी ड्यूटी 24 आवर्स है, 24 आवर्स एट स्टेशन, जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर। लेकिन अब शासन ने इनको एक गाइडलाइन दे दी, आप 10 से 12 के बीच ही पब्लिक से बात करेंगे, बल्कि अब तो शायद 9 से 11 कर दिया है। तो ये तो अपने आप में डिज़ास्टर हो गया ना। 9 से 11 देहात का आदमी आपके पास आ नहीं पाएगा। आप चैम्बर से उठे, दूसरे कामों में लग गए या सो गए घर जाके, उसके बाद देहात का आदमी आता है 11-12 बजे, वो कैसे मिलेगा? फिर आपके सबऑर्डिनेट्स मिलते हैं उनसे, सबऑर्डिनेट्स वो कभी काम कर ही नहीं पाएंगे। और सत्ता की तरफ ब्यूरोक्रेट्स का झुकाव, ये देश के लिए बड़ा डिज़ास्टर है। अब उनका मिसयूज शुरू हुआ है। कल आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, वो 7-8 साल के बाद उनको सम्मन करके पूछताछ की जा रही है। ये मेरे ख्याल से गलत है। आपको पहले दिन से ही करना चाहिए था अगर वहाँ पर कोई दिक्कत थी। सत्ता का दुरुपयोग मानते हैं? सत्ता का दुरुपयोग तो हो रहा है, बेजा दुरुपयोग हो रहा है। आवेदन करते हैं तो भ्रष्टाचार तो वहाँ शुरू होता है कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी जाति के कितने मतदाता हैं। मतलब आपने एक क्वालिटी कैंडिडेट पर वही बैरियर लगा दिया कि सबसे पहले आप पूछेंगे आपकी जाति के कितने मतदाता असेंबली में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। उसके बाद आप उसका सिलेक्शन करते हैं, नंबर 2, फिर आप उससे पूछते पैसा कितना खर्च करोगे। मैं ये चूँकि मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहा हूँ और जो टिकट मांगने वाले पैनल है उनके समक्ष भी गया हूँ, इसलिए मुझे तजुर्बा है जो वो कहते हैं। फिर कहते हैं आप पैसा कितना खर्च करोगे, तो किसी की गुंजाइश है पैसा खर्च करने की, किसी की गुंजाइश नहीं है। फिर भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ 25-25, 30-30 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया अपने उम्मीदवार को लड़ाने के लिए देती भी हैं। तो अब जब आप ये करते हैं तो फिर देखते हैं दबंग कौन है क्षेत्र में। अब दबंग व्यक्ति तो दबंग होता है, कभी कभी तो फ़ायदेमंद होता है, कभी कभी वो विकास दुबे बन जाता है, फिर आपको उसका मर्डर करना पड़ता है, एनकाउंटर करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स में जो करप्ट पीपल को ले आएंगे, देश नहीं चलेगा, एक दिन तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, महादेव हमारे आराध्य हैं। अपने आराध्य से आशीर्वाद लेना, दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक कराना, वो आशीर्वाद लेना है, प्रार्थना करना है कि हम कामयाब हो जाएं। ये जो एजेंडा है हम आपको दिखा रहे हैं, ये एजेंडा फ़कत एक दिन की स्टडी नहीं है। ये एजेंडा पिछले 10-12 साल से मैं जो राजनीति में हूँ, तो उसकी एक पूरा विश्लेषण समझिएगा इसको। मैं ईमानदार हूँ, मैं सुनिए, मैं ईमानदार हूँ, अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह से डिवोशन है मेरा,
तो उन्हीं से प्रेरित करके ये हमने बनाया है। और ये मानव मात्र और जीव मात्र एकदम ऐसा एजेंडा तैयार किया है जिसको सिर्फ आदमी नहीं बल्कि देवता भी स्वीकार करेंगे और तारीफ करेंगे। मेरे एजेंडे में सबसे पहला पॉइंट है, हर प्रकार की शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। क्यों रोक लगा दी जाए? ये तामसी प्रकार के भोजन है। आप शराब पी के आपको नशा होता है, लड़ाई झगड़े करते हैं, कई बार अपनी फैमिली में ही आपको हो जाता है, बच्चों को पीटते हैं, तो ये बुराई है। मांस खा के इतनी सारी बीमारियां शरीर में पैदा हो रही हैं कि अस्पताल भरे पड़े हैं। तो ये एक सात्विक जो हमारे ऋषि मुनि हैं, चाहे वो स्वामी दयानंद रहे हों, चाहे वो संत कबीर रहे हों, महात्मा बुद्ध रहे हों, बाबा जय गुरुदेव रहे हैं, जितने भी महान लोग हैं उनकी इच्छा के अनुरूप बनाया है। हमने दूसरा पॉइंट रखा है कि सरकारी नौकरी जो है उसमें एक परिवार को एक नौकरी दी जाए, क्योंकि अगर आप एक ही फैमिली में 2 नौकरी देते हैं तो ये सीधा सीधा कैपिटलाइजेशन है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन एकदम फ्री होनी चाहिए। एकदम फ्री का मतलब चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, किसी भी लेवल की इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। ठीक है। और जितनी भी ट्यूशन और कोचिंग चल रही हैं इनको बंद कर देना चाहिए। एक बच्चे को तो आप फैसिलिटी दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। टैलेंट तो नहीं हुआ ना। टैलेंट तो तब होगा, मतलब कंपटीशन तब होगी जब दोनों को इक्वल सुविधाएं आप दें। हमारा चौथा पॉइंट है, सभी प्रकार की जो हॉस्पिटल हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनमें इलाज सबको मुफ्त मिलना चाहिए। कोई बड़ा काम नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए अगर गवर्नमेंट सबका एक मास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेट करवा दे तो ये बहुत पॉसिबल है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कर सकती है सरकार। हमारा 5वां पॉइंट है कि जो व्यापार करते हैं उसकी आकस्मिक मृत्यु या 60 वर्ष से पूर्व मृत्यु पर जो वो टैक्स भरता है, मैं टैक्स भरता हूँ, आप टैक्स भरते हैं, कोई दूसरा टैक्स, बिजनेसमैन, उसको कोई सरकार बेनिफिट, किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं पहुँचाती। अगर वो मर जाता है तो उसके बच्चों बिल्कुल अनाथ घूमते हैं। ऐसे में कम से कम जो टैक्स भर रहा है उसका 100 गुना परिवार सहायता राशि के रूप में उसके बच्चों को दी जाए। छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10-10 बार विधायक बन गए लोग, 10 बार की पेंशन उठाते हैं, 2 बार मिनिस्टर बन गए उसकी पेंशन अलग उठाते हैं। ये क्या है? ये तो डिज़ास्टर है ना कंट्री के लिए। आप मजाक कर रहे हैं क्या? एक टीचर पूरी उम्र पढ़ाता है, 40 साल 45 साल, एक ही उसको पेंशन दी जाती है। आपने वो भी ख़त्म कर दी उसकी। तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अब बंद हो गई है। आप खुद पेंशन उठाते हैं, 15-15 लाख रुपए उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और वो पेंशन भी टैक्स फ्री होती है, मतलब 15 लाख रुपए भी लोगे वो भी टैक्स फ्री होगा और आपको बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। ये बंद होना चाहिए। हमारा 7वां पॉइंट है, खेती किसानी जो है, कृषक, उसका जो प्रति क्विंटल मूल्य है, सरकार उसको प्रति क्विंटल मूल्य के अलावा 30% प्रति क्विंटल बोनस और दे। क्योंकि खेती करना आज कोई नहीं करना चाहता। आज खेती से लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान भूखा रह जाएगा। ये कोई बिजनेस का काम नहीं है। कोई आप मान सकते हैं कि बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है, बड़ी मुश्किलें आती हैं, कभी कभी फसल मारी जाती है उसकी। तो हम ये चाहते हैं कि जो किसान है, एक तो 30% उसका बोनस दे प्रति क्विंटल उपज पे। दूसरा, अगर किसान मर जाता है, खुदा ना खास्ता बाइक से जा रहा है शादी ब्याह में या एक्सीडेंटली मौत हो जाती है, तो आप उसको कुछ पैसा दें अनुदान के रूप में। उसके अलावा सपोज करो उस किसान ने अपनी ज़मीन पे कुछ कर्जा ले रखा है, जमा नहीं कर पाया किसी वजह से, तो सरकारी बैंकें क्या करती हैं, वो लोन उसकी ज़मीन पे चढ़ा रहता है। लोन ज़मीन पे चढ़ा रहता है और वो लोन उसकी औलादों से वसूला जाता है, उनकी ज़मीन बेची जाती है। मतलब आप कम से कम ईश्वर का सिस्टम भी तो देखिए कि कहा जाता है कि इस जन्म का जो अपराध किया हुआ है वो इसी जन्म में आपको सज़ा मिल जाएगी, इसी जीवन में सज़ा मिल जाएगी। आप तो उसको बाद मरने की भी किसान से वसूली करते हैं। ये तो कितना घोर इनजस्टिस है। तो हमारी मांग है और हम प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे भी,
कि भाई ये क्या है, इतना इनजस्टिस तो नहीं होना चाहिए। आदमी मर गया, आप उसकी औलादों से वसूली कर रहे हैं। उसकी ज़मीन बंधन मुक्त होनी चाहिए। हमारा 8वां पॉइंट, जैसे आज सड़कें बना रहे हैं, जैसे आप दूसरे टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी तरह से अब मानव संसाधन विकास की आवश्यकता है। और भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, भारत में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। आप उनको डेवलप करिए और विदेशों में भेजिए। विदेशों में वो पैसा भी कमाएंगे, उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा। तो यहाँ और हम अपने देश में सारी आबादी के लिए रोज़गार दे भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हम ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट है, 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट, ऐसे मुकदमे जिनमें सज़ा होती नहीं है, फालतू में मुद्दई और वादी भटक रहे हैं कचहरी में। कभी वो 1 आ रहा है तारीख पे, कभी 2 आ रहा है, कभी वारंट इशू हो जाता है। बेमतलब के मुकदमे जिनमें सज़ा नहीं है, ये मुकदमे वापस किए जाएं। ठीक। 10वां पॉइंट, बीपीएल परिवार, आप उनको मदद तो करते हैं राशन से और उससे, बट उनके रोज़गार की व्यवस्था क्यों नहीं करते? 11वां पॉइंट, पारंपरिक जीविकोपार्जन करने वाले, जैसे रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, कारपेंटर हैं, जूते पॉलिश करने वाले हैं, टायर पंक्चर करने वाले हैं, लकड़ी का काम करने वाले हैं, लोहार हैं, कपड़ा बुनने वाले हैं, दर्जी हैं, कुम्हार हैं। ये परंपरागत जो व्यवसाय भारत में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, इन लोगों के लिए आपने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि इन पे ज़मीनें नहीं हैं। ज़मीन होगी तो लोन ले लेंगे, और चूंकि ज़मीन नहीं है तो सरकार इनको लोन भी नहीं देती। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए। और इसके अलावा इसमें अगर परिवार के किसी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को 10 लाख का अनुदान दिया जाए। ये हमारा एजेंडा है। तो इसमें ये तो आप हम तो हमारा ईवीएम पे नाम ही कपिल मुनि जाने वाला है। तो ये समझिए, ये देश को सतयुग की तरफ ले जाने वाला एजेंडा है। हम तो खुद भी शाकाहारी हैं, तो यही सोच रखते हैं कि सब तरक्की करें, शांति से रहें और भारत समृद्ध हो।